नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट किया है। इटली की पीएम ने मोदी के साथ एक वीडियो बनाकर इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी इस वक्त इटली के दौरे पर हैं और उनका राजधानी रोम में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 मई को इटली को अपनी राजनयिक यात्रा के दौरान इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने मेलोडी चॉकलेट भी उनको गिफ्ट की है। और ये मजाकिया अंदाज सीधे तौर पर उस वायरल इंटरनेट मीम मेलोडी की ओर इशारा करता है जिसे सोशल मीडिया यूजर्स ने इन दिनों विश्व नेताओं के बीच की गर्मजोशी भरी दोस्ती और तालमेल को बयां करने के लिए बनाया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी यात्रा के कुछ पल साझा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि रोम पहुंचने पर मुझे प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ डिनर पर मिलने का मौका मिला, जिसके बाद उन्होंने मशहूर कोलोसेयम का दौरा भी किया। हमने कई विषयों पर अपने विचार साझा किए। मैं आज होने वाली हमारी बातचीत का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, जिसमें हम भारत इटली की दोस्ती को और मजबूत बनाने के तरीके पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे। एक और पोस्ट में मेलोनी ने भारतीय प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए लिखा कि रोम में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। उन्होंने ऐतिहासिक नेताओं और साथ ही कई तरह की तस्वीरें भी शेयर की है। बातचीत में दिखाया गया है कि पीएम मोदी की यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब भारत और इटली के संबंधों में तेजी आ रही है। दोनों देश संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025 और 2029 को आगे बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की रूपरेखा तय की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जल्द ही मुलाकात होने की संभावना बताई जा रही है। ये बैठक अगले महीने फ्रांस में होने वाली G7 शिखर सम्मेलन के दौरान हो सकती है। खबरों की माने तो ये मुलाकात 15 से 17 जून के बीच फ्रांस के पेरिस में हो सकती है, जहां पर वैश्विक नेताओं की मौजूदगी होगी। बताया जा रहा है कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय तनाव, विशेष करके ईरान और मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष, तेल संकट के बीच ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकती है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में वैश्विक ऊर्जा संकट, तेल आपूर्ति और बढ़ती महंगाई और व्यापारिक संबंधों पर चर्चा हो सकती है। साथ ही दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक सहयोग को लेकर भी बातचीत होने की संभावना है। दोनों देशों की आखिरी मुलाकात जो है फरवरी 2025 में वॉशिंगटन में हुई थी और इसके बाद से 16 महीने के अंतराल के बाद ये संभावित बैठक हो सकती है। पिछले समय में रूस से तेल खरीद को लेकर अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ लगाए जाने के बाद से दोनों देशों के रिश्तों पर कुछ तनाव देखा गया था। हालांकि बाद में व्यापारिक समझौते के जरिए संबंधों में सुधार की कोशिश भी हुई। इंडिया हालांकि G7 का सदस्य नहीं है, फिर भी फ्रांस ने इसे एक भागीदारी देश के रूप में आमंत्रित किया है, जिससे भारत की वैश्विक भूमि और बढ़ती हुई कूटनीतिक स्थिति को और भी रेखांकित किया जा सकता है। वहीं नॉर्वे के एक प्रमुख अखबार ने नरेंद्र मोदी का एक विवादित कार्टून प्रकाशित करने के बाद से बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। 20 मई को प्रकाशित इस कार्टून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक सपेरे के रूप में दिखाया गया है, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर आमने सामने लोग आ गए हैं। अखबार में छपे ओपिनियन लेख का भी शीर्ष किया गया है और एक चालाक और साथ ही थोड़ा परेशान करने वाला आदमी भी बताया गया है, जिसके साथ ये कार्टून प्रकाशित किया गया था। कार्टून सामने आते ही कई लोगों ने इससे असहमति और भारत के प्रति पुरानी रूढ़िवादी सोच का प्रतीक बताया। विवाद की पृष्ठभूमि में यह भी बताया जा रहा है कि हाल ही में नॉर्वे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मीडिया के सवालों के जवाब न देने को लेकर सवाल किया था। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय के अधिकारी CB जॉर्ज ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि भारत का लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझे बिना विदेशी संस्थाओं को गलत धारणा बना लेना। इस बहस के बीच प्रकाशित इस कार्टून ने विवाद को और बढ़ा दिया है। सोशल मीडिया पर कई प्राथमिकताओं ने इसे भारत और भारतीय संस्कृति का अपमान बताते हुए कड़ी आलोचना की है। लोगों का कहना है कि वो वही पुरानी मानसिकता है जिसमें भारत को पिछड़ा और रूढ़िवादी रूप से दिखाया जा रहा है। मामले को लेकर ऑनलाइन बहस तेज हो गई है और ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम सांस्कृतिक संवेदनशीलता के मुद्दे पर चर्चा का विषय बन गया है। वहीं सियोल में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल नेशनल
सेमेस्ट्री में सैनिकों और स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने स्मारक पर पुष्प चढ़ाकर शहीदों को नमन किया। कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री ने हस्ताक्षर भी किए हैं और शहीदों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। ये आयोजन उन वीर सैनिकों और स्वतंत्र सेनानियों की स्मृति में किया गया है जिन्होंने अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। सियोल नेशनल सेमिनार में आयोजित इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में दोनों देशों के बीच आपसी सम्मान और मजबूत संबंधों की झलक भी देखने को मिली है। रक्षा मंत्री के इस दौरे को भारत और दक्षिण कोरिया के बीच रक्षा और रणनीतिक सहयोग के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस अवसर पर राजनाथ सिंह ने कहा है कि शहीदों का बलिदान हमेशा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने भारत की ओर से सभी वीर सैनिकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। कार्यक्रम शांत और सम्मानजनक माहौल में संपन्न हुआ, जिसमें कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने गांधी मंडपम में पंडित 181वीं जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उनकी प्रतिमा और चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में आयोजित गांधी मंडपम में किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और सरकारी अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर सामाजिक सुधार और समानता के क्षेत्र में पंडित अयोधी दास के योगदान को याद किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित अयोधी दास ने समाज में सम्मान, शिक्षा और सामाजिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनके विचार आज भी सम्मान के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके बताए मार्ग पर चलकर ही एक समानता मूल समाज की स्थापना संभव है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने पुष्प अर्पित करके पंडित अयोधी दास को श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को याद किया। इस अवसर पर उनके जीवन और विचारों पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसे लोगों में काफी रुचि के साथ भी देखा है। और यह आयोजन सामाजिक सुधार आंदोलन के इतिहास को याद करना और नई पीढ़ी को उनके विचारों से अवगत कराने के उद्देश्य से किया गया। दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजधानी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यानी कि एनसीआर में यातायात सुधार और बुनियादी ढांचों के विकास को लेकर सरकार की योजनाओं पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी, तभी से दिल्ली में भी भीड़ कम करने और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए व्यापक योजना तैयार की गई थी। इसमें केवल सड़कों और फ्लाईओवर बनाना ही नहीं, बल्कि लोगों के रहने और आवागमन को अधिक आसान बनाने का बड़ा विजन शामिल था। नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य दिल्ली एनसीआर में सुगम, सुरक्षित, तेज और प्रदूषण रहित आवागमन सुनिश्चित करना है। इसके लिए नए एक्सप्रेसवे, रिंग रोड, सुरंगों और ऊंचे कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र का पूरा परिवहन नेटवर्क आधुनिक और भविष्य के अनुरूप बन सके। उन्होंने ये भी कहा कि इस परियोजना से न केवल यातायात जाम में कमी आएगी, बल्कि ईंधन की बचत, प्रदूषण में कमी और लॉजिस्टिक दक्षता में भी सुधार होगा। इससे आर्थिक विकास को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि इन बुनियादी ढांचों परियोजनाओं को पूरा करने के बाद से दिल्ली एनसीआर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है देश के सबसे आधुनिक नेटवर्क में शामिल होगा। – 2015 में जब मोदी जी की सरकार आई, तब दिल्ली को डिकंजेस्ट करने का प्लान हमने बनाया था। उसमें केवल रोड्स और फ्लाईओवर्स केवल बनाने की योजना नहीं थी, पर ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ मोबिलिटी का एक बड़ा विजन था। और उसी लक्ष्य में दिल्ली एनसीआर में हमारा जो प्रवास है वो सुगम हो, तेज हो, सुरक्षित हो और पोल्यूशन फ्री हो और हैसल फ्री हो, यही हमारा उद्देश्य था। नए एक्सप्रेसवेज, रिंग रोड्स, टनल्स, एलिवेटेड कॉरिडोर्स के माध्यम से दिल्ली एनसीआर का पूरा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मॉडर्न और फ्यूचर के लिए हम रेडी बनाने जा रहे हैं। इससे फ्यूल का सेविंग होगा, पोल्यूशन का रिडक्शन होगा, लॉजिस्टिक इफिशिएंसी बढ़ेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ को एक साथ गति मिलेगी। अभी हम जा रहे थे तो मुझे हमारे सांसदों ने बताया कि जो रोड बनने के पहले कीमतें थी, जो आज एकदम 4 गुना 5 गुना कीमतें बढ़ गई और यहाँ की विकास की गति काफ़ी तेज हुई और नए नए रोजगार के अवसर यहाँ निर्माण हुए। ये जो दिल्ली एनसीआर में आने वाले वर्षों में वर्ल्ड क्लास ग्रीन, सस्टेनेबल और सीमलेस मोबिलिटी नेटवर्क का ये उदाहरण भी बनेगा। टोटल हम लोग काम कर रहे हैं
उसमें रोज नए नए काम ऐड भी हो रहे हैं। करीब ये 1,60,000 करोड़ रुपए की अभी तक योजना है। इसका एंड नहीं है, ये और बढ़ सकती है। जैसे जैसे मैंने अभी मुख्यमंत्री जी को कहा है कि हम दिल्ली के ट्रैफिक का अध्ययन करके आपके नजरों में ऐसा आता है वहां वो काम सुझाइए, हम उसको निश्चित रूप से करने की कोशिश। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने भोजशाला मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर कांग्रेस द्वारा सवाल उठाए जाने को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी इसी प्रकार की हरकतों के कारण जनता की नजरों से लगातार उतरती जा रही है। राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से गलतियों को समझने की तैयार ही नहीं है। यही वजह है कि पार्टी इस तरह के बयान देकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता सब कुछ देख रही है और आने वाले समय में इसका जवाब भी देगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायपालिका के फैसलों का सम्मान किया जाना चाहिए। राजनीतिक लाभ के लिए अदालत के फैसलों पर सवाल उठाना उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा धार्मिक और संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करने का प्रयास करती है। भोजशाला मामले को लेकर प्रदर्शन की राजनीति में लगातार बयानबाजियां तेज होती जा रही हैं। कांग्रेस नेताओं की ओर से हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाने के बाद से बीजेपी नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है और इसी क्रम में राजेंद्र शुक्ला का ये बयान अब सामने आया है, जिससे प्रदेश की सियासत को और भी ज्यादा गर्म हवा मिल गई है। कांग्रेस हमेशा इसी प्रकार की हरकतों के कारण जनता की नजर से उतरती जा रही है और रसातल पे कांग्रेस पहुंचने के बाद भी अभी वो समझने को तैयार नहीं है और इसीलिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। सर, मध्य प्रदेश कैबिनेट का बड़ा फैसला। कांग्रेस हमेशा इसी प्रकार की हरकतों के कारण जनता की नजर से उतरती जा रही है और रसातल पे कांग्रेस पहुंचने के बाद भी अभी वो समझने को तैयार नहीं है और इसीलिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। सर, मध्य प्रदेश कैबिनेट का बड़ा फैसला। कांग्रेस हमेशा इसी प्रकार की हरकतों के कारण जनता की नजर से उतरती जा रही है। वहीं आज देश भर में 24 घंटे की दवा बिक्री पर हड़ताल का आह्वान किया गया है, जिसके बाद से संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है। संजय राउत ने कहा है कि केमिस्ट एसोसिएशन और साथ ही ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन सहित विभिन्न संगठन अब विरोध जताना चाहते हैं, लेकिन कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने या फिर आगे आकर जवाब देने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में आम जनता को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि मौजूदा व्यवस्था में जनता की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करने की जिम्मेदारी लेने से कई लोग बचते हैं। राउत का बयान सामने आया है, जिसके बाद से अब कई तरह की राजनीतिक बयानबाजियां भी तेज हो गई है। संजय राउत के अनुसार जब बड़े स्तर पर हड़ताल या फिर विरोध प्रदर्शन होता है तो उसका सबसे अधिक प्रभाव आम लोगों पर पड़ता है, जबकि निर्माण लेने वाला अक्सर जवाबदेही से दूर रहता है। देश भर में दवाओं की बिक्री से जुड़ी इस प्रस्तावित हड़ताल को लेकर चर्चा अब तेज हो गई है। विभिन्न स्तरों पर इसके प्रभाव और जनता पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता जताई जा रही है और इसी बीच संजय राउत का ये बयान राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय बन गया है। हाँ, देश का माहौल है, उसका ऊपर भी सवाल पूछेंगे तो हमको देशद्रोही माना जाएगा। केमिस्ट एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट वाले, हाँ, और भी बहुत से लोग हैं जो हड़ताल करना चाहते हैं। ज्वेलरी वाले, गोल्ड वाले, सभी लोग। तो क्या प्रधानमंत्री उसके ऊपर जवाब देंगे उसके सवालों का? क्या राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ के? कोई नहीं जवाब देगा। जनता को ही अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, बस। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री लोगों से विदेश ना जाने, सोना ना खरीदने और इलेक्ट्रॉनिक वाहन अपनाने की बात करते हैं, जबकि आने वाले समय में किसानों के सामने खाद की कमी जैसी गंभीर समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है और इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। उन्होंने पेट्रोल, डीजल और गैस, खाद्य तेल, दाल और चावल जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर संभावित वृद्धि को लेकर चिंता जताई। इसके साथ ही राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार एक ओर जनता से सादगी की अपील करती है, वहीं दूसरी ओर बड़े स्तर पर खर्च करती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विदेश दौरे और सरकारी खर्चों को लेकर भी सवाल उठाते हैं। इस बयान के बाद से राजनीतिक माहौल एक बार फिर से गर्मा गया है और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजियां तेज होने की संभावना जताई जा रही है। नरेंद्र मोदी आप
कि विदेश मत जाओ। आपसे कहते हैं सोना मत खरीदो, आपसे कहते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो। आने वाले समय में किसान के पास खाद नहीं होगा। आर्थिक तूफान आ रहा है, आप देखना कुछ ही महीनों में महंगाई कहां जाती है, पेट्रोल के दाम कहां जाते हैं, डीजल के दाम कहां जाते हैं, गैस के दाम कहां जाते हैं, दाल चावल के दाम कहां जाते हैं। खुल के प्रधानमंत्री कहता है सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, और फिर हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश चला जाता है, आप लोग चुप रहते हो। नरेंद्र मोदी लखनऊ में बुधवार यानी कि 20 मई को मायावती से मुलाकात करने पहुंचे कांग्रेस नेताओं को बिना मुलाकात लौटना पड़ा। राजेंद्र पाल और गौतम और साथी तनुज पुनिया मायावती के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने उनसे मिलने की इच्छा जताई, लेकिन उन्होंने अनुमति नहीं दी। खबरों की माने तो सुरक्षा कर्मियों ने कांग्रेस नेताओं को संदेश बीएसपी प्रमुख तक पहुंचाया, लेकिन मायावती ने उनसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया। इस घटना के बाद से राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है, खास करके इसीलिए क्योंकि ये मुलाकात कथित तौर पर कांग्रेस के एक कार्यक्रम के बाद की गई थी। कांग्रेस सांसद ने बताया है कि पार्टी कार्यालय में एससी विभाग की बैठक के दौरान मायावती के स्वास्थ्य को लेकर चर्चा हुई थी, और इसके बाद चूंकि उनका आवास नजदीक था, इसीलिए वो सामान्य शिष्टाचार के तहत हालचाल जानने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि केवल एक शिष्टाचार भेंट का प्रयास था। पुनिया ने यह भी कहा है कि बिना किसी पूर्व सूचना के केवल ये देखा गया था कि यदि समय हो तो 2 मिनट के लिए मुलाकात हो जाए। हालांकि मायावती उस समय व्यस्त थी, जिस कारण मुलाकात संभव नहीं हो सकी और सभी नेता वापस लौट आए। ये घटनाक्रम राज्य की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है और विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच नई अटकलों को जन्म दे रहा है। वहीं एआई केंद्रित इंफ्रास्ट्रक्चर और टैलेंट पर खर्च बढ़ाना जारी रखते हुए मेटा प्लेटफॉर्म आईएनसी ने हजारों कर्मचारियों को ये अलर्ट भेजना शुरू कर दिया है कि उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है, और ये सब एक प्लान के तहत हो रहा है, जिसका मकसद है खर्च कम करना और काम की क्षमता बढ़ाना है। कंपनी ने बुधवार सुबह दुनिया भर के कर्मचारियों को इस बारे में बताना शुरू किया है, जिसकी शुरुआत सिंगापुर में मौजूदा कंपनी के कर्मचारियों से हुई है, जिन्हें स्थानीय समय के अनुसार सुबह 4 बजे ये अलर्ट मिला। और इसी बीच एक अंदरूनी खबरों की माने तो यूरोप और अमेरिका में मौजूदा कर्मचारियों को भी उनके टाइम जोन के हिसाब से जल्द ही नौकरी से निकाले जाने का अलर्ट मिलने की उम्मीद है। कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है, जबकि कंपनी दुनिया भर में लगभग 8000 नौकरियां कम कर रही है। कंपनी की योजनाओं से परिचित लोगों ने कटौती का ये नया दौर जो है उसको शुरू करने की बात की है। ऐसे में इस दौर पर खास तौर पर मेटा के इंजीनियर और प्रोडक्टर टीमों पर असर पड़ेगा, और ऐसे में ये बातें जो है अब निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि ये जानकारी जो है सार्वजनिक फिलहाल अभी नहीं की गई है। सोमवार को मेटा ने कर्मचारियों को बताया कि लगभग 7000 कर्मचारियों को नई बनी टीमों में भेजा गया है, और ये टीमें एआई से जुड़ी पहलों जिसमें कि प्रोडक्ट और साथ ही एजेंट भी शामिल है, इस पर काम करेंगी। कंपनी ने इस साल एआई से जुड़े खर्चों के लिए $100 अरब से कहीं ज्यादा रकम देने का वादा किया है। मार्च के आखिरी में कर्मचारियों को नई टीमों में भेजना और छंटनी से पहले कंपनी में 80,000 से कुछ ज्यादा जो है वो कम कर्मचारी थे। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।